गंगा को लेकर एक सवाल मेरे मन में उठता है। आप गंगा के बारे में आपने भी और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि निर्मल गंगा तो होगा ही होगा, अविरल गंगा की भी कल्पना आपने की है। अविरल गंगा में एक बड़ी बाधा जो आ रही है वो है जो बिजली, पानी चलने वाले बिजली के पावर प्लांट है, वो दिक्कत आ रही है। उस पर क्या आप लोगों ने प्लान बनाया है? पावर प्लांट के 3 हिस्से हैं। एक है पर्यावरण का, उनको पूरी हिमालयन इकोलॉजी की स्टडी करके अनुमति देना है। एक है पावर मिनिस्ट्री का कि जब सबकी अनुमति मिल गई तो उनको शुरू करना है। एक है हमारा, अब हमारा नया रूल है, हम नई एंट्री है इसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा अलग से एफिडेविट मांगा है वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री का, क्योंकि ये 6 के 6 पावर प्रोजेक्ट, वैसे 24 थे लेकिन अभी 6 के बारे में सुप्रीम कोर्ट व्यू चाहता है, तो उन्हें हमारा व्यू मांगा है। मेरा तो एक ही व्यू है कि ये व्यू ना सिर्फ हिमालय की नदियों के लिए बल्कि नीचे की नदियों के लिए भी है। बस ये है कि ये रिवर सीजन और साइट स्पेसिफिक हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्र में जो सीजन होगा, जो साइट है वो जिस प्रकार की रिवर है वैसी हिमालय की इधर की नहीं ना, क्योंकि इधर पानी कम हो जाता है लीन पीरियड में। तो लेकिन एक बात तय है कि नदी का इकोलॉजिकल फ्लो कम नहीं होना, उसको रोकना नहीं, तो उसके बाद जो पानी बचे उससे आप नहीं होता है। अच्छा। आप छोड़िए इकोलॉजिकल फ्लो नदी में, जितना नदी को जिंदा रहने के लिए जरूरी पानी नदी में रहना चाहिए उतना नदी में छोड़ दीजिए पूरी तरह से, मतलब हाँ, शेष को आप बांध लीजिए और बांध करके चाहे पावर बनाइए चाहे सिंचाई करिए। ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम नदियां खत्म कर देंगे। और आप समझो बात को, बांध कितने दिन चलते हैं? 100 अधिकतम उम्र जो बांधों की अभी की है वो 80 से 100 वर्ष की है ना भारत में। इसके बाद तो नदी तो खत्म कर दी ना आपने बांध में। तो इसमें आपकी योजना जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि आप पावर प्लांट बनाइए, लेकिन पावर प्लांट बनाते वक्त आपको इस बात को की गारंटी देनी होगी, सुनिश्चित करना होगा कि जो प्राकृतिक धारा है वो बहती रहे, उसमें कोई कमी ना है। जो प्राकृतिक धारा को बहाए रखने के लिए कितना पानी मूल धारा में होना चाहिए इसको सुनिश्चित करना, इसको हमने कर दिया। और ये रिवर, सीजन और साइट, 3 चीजों से तय होगा। इस फॉर्मूले के तहत मौजूदा पावर प्लांट पर कोई असर पड़ेगा? ये तो पर्यावरण को समीक्षा करनी है। हमने तो अपनी राय दे दी, पर हमने एक प्रिंसिपल सुनिश्चित कर दिया कि वो ना सिर्फ गंगा बल्कि कोई भी नदी, आप कहीं भी पावर प्रोजेक्ट लगाएं, कहीं भी इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाएं, आप नदी के मुख्य मार्ग में एक सुनिश्चित अमाउंट में इतना पानी छोड़ेंगे जितना कि वो अपनी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी के साथ वहां तक जाए जहां तक कि उसका सबमर्जेंस होता है। एक दूसरी योजना है वह नदियों को जोड़ने को लेकर के, ये भी कई बार कल्पना में होती थी, धरातल पर उतरने की कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी, लेकिन अब लगता है कि आप काफी तेजी से इस पे बढ़ रही है, इसका बजट भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इसमें योजना में कब तक आप देख रहे हैं प्रगति होता हुआ? मैंने एक नई चीज स्ट्रेस की है कि भारत में पहले नदियां जोड़ी गई हैं अंग्रेजों के राज में। अच्छा। और वो भी इंटरलिंकिंग हुई है। वो 10 प्रोजेक्ट मुझे मिले हैं और इंट्रालिंकिंग नहीं है, वो इंटरलिंकिंग है। हाँ, आजादी के बाद ये पहला होगा जिसमें केन बेतवा पहला लिंक होगा। और 2 तारीख को पर्यावरण की बैठक है, पर्यावरण की मंजूरी देने के लिए। और अगर 2 तारीख को बैठक हो गई, वैसे ही हमको पहले भी मिल सकती थी, लेकिन जो पर्यावरण की कमेटी है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है और वो एक रिटायर्ड IAS की अध्यक्षता में है। तो उन्होंने कहा था कि पहले वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लाइए, तो अब हमें वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मिल गई है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तभी मेरी प्रकाश जावड़ेकर जी से यहाँ आने के पहले फोन पर बात हुई और मैंने उनको कहा कि, तो उन्होंने कहा कि हम मिनट्स भेज देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब पर्यावरण कमेटी की जो शर्त थी कि आप वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस लाइए, वो क्लियरेंस वो हमें मिल गई है। तो जैसे उन्होंने वो मंजूरी दी, केन बेतवा की लॉन्चिंग की तैयारी हो जाएगी। ये भारत का पहला लिंक होगा। तो केन बेतवा कब से लॉन्च करेंगे, कुछ डेडलाइन जैसे ये होगा उसके बाद हम कैबिनेट में जाएंगे ना। तो उसमें आपने कुछ उसके बाद हम कैबिनेट को बताएंगे कि हमने मंजूरियां ले ली, कैबिनेट हमें मंजूरी देगी। तो उसमें कितना वक्त लग जाएगा मंजूरी मिलने के बाद आमतौर पर अगर सबकी सहमति सी हो तो 1 से 1.5 महीना लगता है। 1 से 1.5 महीना लगता है। ये अधिकतम टाइम बता रही हूँ। अधिकतम टाइम। केन बेतवा के अलावा कितने परियोजना है पहले चरण में जिसको आप जोड़ना चाहते हैं? केन बेतवा है, दमन गंगा पिंजल है, पार तापी नर्मदा है, पंचेश्वर है, पोलावरम है। इसके अलावा एक आपने बिल लाया है जो ड्राफ्ट आपने जारी किया, लोगों से राय मांगी है, वो है वाटर बिल को लेकर, वाटर फ्रेमवर्क को लेकर। मैं एक बात बताना चाहती हूँ क्योंकि CNBC एक अलग प्रकार का चैनल है कि PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या रिवर इंटरलिंकिंग हो, हम ओपन मार्केट बोरोइंग कर सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट फंडिंग मत देखिएगा। अच्छा। सिर्फ गंगा है जिसको 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट फंडिंग है। गंगा के अलावा हमको अनुमति दे दी गई है क्योंकि गंगा में तो हमें इतना पैसा दे दिया है कि हमें पता है कि उतने में हमारा काम हो जाना। लेकिन बाकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है या नदी जोड़ो योजना है, ये वो योजनाएं हैं जिसमें हम बाहर से भी लोन ले सकते हैं और इसके लिए हम NWDA को एक सोसाइटी में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम खुले बाजार से भी कर्जा लें।
और लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकें, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो सके ये नदी जोड़ो योजना, उसका प्रस्तुतिकरण भी हम ऐसा करेंगे। इसकी केन बेतवा से शुरुआत होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि निजी कंपनियां निवेश करेंगे, जब तक उनको फायदा नहीं मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा, निवेश क्यों करेंगे? तो इस नदियों को जोड़ने में और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में उनका फायदा कहां देंगे, कहां कैसे रिटर्न कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? इसके लिए हम लोग एक ऐसे फार्मूले पे काम कर रहे हैं जिसमें कि लोगों को इसमें इन्वेस्ट, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आज अगर आपको केन बेतवा, मैं भी नितिन गडकरी जी से बात करने ही वाली हूँ कि उनने जो 101 वाटरवेज बनाए हैं उसमें वो केन बेतवा को भी माने, वो भी उसका एक हिस्सा है। तो एक बार जब हम माल ढोने के लिए, यातायात के लिए भी उसी मार्ग को इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें खुले बाजार में लोग सहयोग करने में कमी नहीं रहेगी। चलिए, ये एक बड़ी बात आपने कही। एक जो वाटर बिल को लेकर मैं कह रहा था, उसका अपने ड्राफ्ट नोट जारी किया, लोगों से राय मांगा, तो इसमें कब तक हम अंतिम फैसला होता देख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा पानी का बेहतर इस्तेमाल एक बड़ी चुनौती रही। एक अभी हाल फिलहाल जो सूखे जैसे इलाके, मराठवाड़ा देखा आपने, कई जगह देखी हमने, तो कब तक इससे फैसला हो सकता है? इसमें अब तो ये तो एक्ट है और इसमें हमें राज्यों को साथ लेके चलना है और इसमें सबकी सहमति भी है, लेकिन ये लाना पड़ेगा ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर और रेन वाटर। मानसून सेशन में उम्मीद करें हम तो मानसून सेशन में ही ले आएंगे उसको और हम राज्यों के साथ में भी पूरा परामर्श करेंगे। इसमें लेकिन तीनों प्रकार के जो पानी है इनका अब्यूज तो रोकना पड़ेगा। कमर्शियल एग्रीकल्चर का इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर पानी के लिए फी देनी पड़े, चार्ज उसको लगाया जाए, कितना संभव हो पाएगा? चूंकि इससे किसान नाराज हो जाएंगे। हम राज्यों को साथ लेके चलेंगे और जब राज्य हमारे साथ होगा तो वो किसान की समस्या को भी हमारे सामने रखेगा। थोड़ा फसलों का पैटर्न बदलने के बारे में विचार करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको लातूर का ही उदाहरण दूंगी। लातूर हमेशा से एक वाटर डिफिसिट जोन रहा है और वाटर डिफिसिट डिस्ट्रिक्ट रहा है और वाटर डिफिसिट ब्लॉक रहा है वो, तो वहां पर गन्ने का उत्पादन नहीं होना चाहिए था। आज पंजाब में और हरियाणा में 70% ब्लॉक जो हैं वो डार्क ब्लॉक डिक्लेयर हो गए हैं क्योंकि पानी का जबरदस्ती ड्रॉल हुआ है। मैं एक फ्रेश घटना आपको बता रही हूँ। ये तो हुआ पानी के बेहतर इस्तेमाल की बात आप कर रही हैं। मेरा ये सवाल था कि आप अगर कोई कहे कि कमर्शियल क्रॉप हम इस्तेमाल खेती करते हैं, उसे पानी की जरूरत है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे जी, तो बड़ा ही इस पे विरोध शुरू हो जाएगा। विरोध कैसे शुरू हो जाएगा? अगर हमारा पेमेंट करने के बाद में भी वो कमाई कर सकता है तो उसे क्या दिक्कत है? अगर वो खाद के पेमेंट कर रहा है, बिजली का पेमेंट कर रहा है, तो अगर पानी का भी कर देगा, वो भी कमर्शियल क्रॉप के लिए। भारत जैसे देश में संभव है किसान, भारत में तो कृषि की भी फसल बीमा योजना भी अब लागू हो गई है तो घाटे में रहेगा ही नहीं वो। प्रधानमंत्री ने पूरी डेवलपमेंट की पैकेजिंग इतनी अच्छी हुई है कि जैसे इंडस्ट्री को एक लाभ है, इसी प्रकार का इनको भी अब लाभ हो गया। मतलब आपका मानना है कि जो किसान कमर्शियल खेती करेंगे वो पानी के लिए पैसा देने में तैयार हो सकते हैं? ऐसा सीधे नहीं बोलूंगी क्योंकि आप मुझसे जब पूछ रहे हैं तो ये तब की बात है जब सबके साथ परामर्श नहीं होगा। हाँ, इसलिए बिना परामर्श के मैं उस बात को बोल रही हूँ। मतलब उस एंड पे मुझे आप ले जा रहे हैं जहाँ मैं अभी गई ही नहीं, तो मैं जवाब नहीं दूंगी। कई लोग ये जानना चाहेंगे दर्शक कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर कई सारे अटकलें चल रहे हैं। क्या वहाँ पे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? अयोध्या का मुख्य मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? आपकी राय क्या है इन सब पे? मेरी राय है कि अयोध्या तो राष्ट्रीय मुद्दा है। तो जब विधानसभा चुनाव होगा तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय मुद्दा नहीं छाया रहेगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहता है, महंगाई का मुद्दा छाया रहता है, महंगाई वहाँ पे, तो ये भी मुद्दा छाया रह सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आपको क्या मानना है? नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं क्योंकि ये मामला सब जुडिस हो गया है। अच्छा। और आंदोलन की वैधानिकता हो गई है तो इस वजह से इसको विधानसभा चुनाव में इसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मैं ये बोल रही हूँ कि राम जन्मभूमि वो है, ये प्रमाणित हो गया है कोर्ट से। आंदोलन पूरा इसी के लिए था। चुनाव मुद्दा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं, इसको मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी क्योंकि ये काम उत्तर प्रदेश की पार्टी तय करेगी कि वो जो मैनिफेस्टो जब करेंगे तो उसमें उनको क्या करना है। मैं क्या बोलूं? और मेरा दूसरा सवाल, राम मंदिर में मेरी आस्था है, वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की होती तो ये बात बोलती और मैं अमेरिका की होती तो ये बात बोलती। दूसरा सवाल, एक चूंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी आप हैं, चूंकि हमने देखा असम में मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा की, वहाँ पर अच्छी खासी विजय हासिल हुई, तो आपको लगता है यहाँ भी हमें मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करनी चाहिए? हमने हरियाणा में घोषणा नहीं की थी और हमें अच्छी खासी विजय मिली थी, बल्कि सपनों की जीत मिली थी। वो मतलब सपनों की दुनिया थी, वो सपनों के हकीकत में बदल जाने की कहानी थी वो। ये तो केस टू केस बेसिस पर तय होता है, पार्टी के लोग तय। दूसरा, मुझे आप जबरदस्ती उत्तर प्रदेश में चिपका देते हैं। मैं वहाँ, क्योंकि मैं इसलिए चिपका रहा हूँ, कई लोग कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हो सकती है। नहीं, आप मेरे को माफ कर दो, मैं गंगा के काम में पूरी तरह से लगी हूँ। राम मंदिर पर मेरी पूरी आस्था है और मंदिर के निर्माण के लिए और गंगा के कार्य के लिए मेरा जीवन अर्पित है। लेकिन मैं कभी भी इनको सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं मानती हूँ, इनको अपनी निजी आस्था के विषय नहीं मानती। आपकी बातों से साफ लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दौर में नहीं है आप? दौड़ में तो कोई भी नहीं, कहाँ कोई दौड़ता लग रहा है आपको? या आप भी लोगों से दौड़ा रहे हो, लोगों वो भी कल्पनाओं पे दौड़ा रहे हो, कोई नहीं दौड़ रहा है, कोई उत्सुक नहीं लग रहा है। सब इसके लिए उत्सुक है कि वहाँ पर सरकार बने।
सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल हम निश्चिंत हैं। लोगों को भूला नहीं है कि मायावती को नोटों की माला पहनाने के लिए एक इंजीनियर की हत्या की गई थी। बीएसपी के एमएलए ने एक इंजीनियर को मार डाला था इसी चीज के लिए कि उनके जन्मदिन पर उनको नोटों की माला पहनाई जाए। और फिर उसका जवाब मायावती ने ये दिया था जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि पहले से भी ज्यादा फंड कलेक्ट हुआ आपकी बार, आपने भले ही हमें बदनाम किया। मतलब उनको इसका रिग्रेट नहीं था कि एक जवान आदमी मारा गया था नोट इकट्ठे करने के लिए।